करिए। वेरी गुड इवनिंग बेटा। वेरी गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। कल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, हमारे सारे जितने भी सिंड्रोम थे वो खत्म हो चुके थे, है ना। तो सभी सिंड्रोम को हम अच्छे से पढ़ चुके थे। चैप्टर था अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला। तो उसमें जितने भी सिंड्रोम थे वो पढ़ चुके थे। अब जो आपका टॉपिक है डिसीज से ही रिलेटेड टॉपिक है, और वो है सेक्स लिंक्ड डिसीजेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और इवन ये समझिए कि एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन बने हुए मिलेंगे। ठीक है, तो कौन सा पढ़ना है हमें? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड डिसीजेस। ठीक है, या इनहेरिटेंस डिसीजेस। तो सेक्स लिंक्ड डिसीजेस का सबसे पहले मतलब क्या होता है, कौन कौन सी होती है, हमारे सिलेबस में कौन सी है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। देखिए, कुछ हमारी डिसीजेस हैं जो कि सेक्स लिंक्ड होती हैं। सेक्स लिंक्ड का मतलब है जो कि स्पेशली किसके कारण होती हैं, जो आपके एलोसोम्स हैं। एलोसोम्स पर प्रेजेंट कुछ स्पेसिफिक जीन्स में ऑल्ट्रेशन हो जाने के कारण, मीन्स उन जीन्स में चेंजमेंट हो जाने के कारण ये डिसीज क्या हो जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं। बात समझ में आया? मीन्स इनके जो ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, इनके जो जीन्स हैं, ठीक है, इनके जो जीन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनके जीन्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? सेक्स क्रोमोसोम पर, सेक्स क्रोमोसोम पर। और इसमें सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, बहुत अच्छी बात। लेकिन जो हमारे सिलेबस में सेक्स लिंक्ड डिसीज है वो केवल एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड का मतलब है ऐसी डिसीजेस जिनके जो जीन्स हैं, जीन्स आर ओनली प्रेजेंट, genes are only present in X क्रोमोसोम, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम में X भी आते हैं, Y भी आते हैं, लेकिन Y वाले जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में केवल कौन से हैं बेटा? X वाले। ठीक है, तो ऐसी डिसीजेस जो कि एक्स क्रोमोसोम में जो जीन्स हैं उनमें स्पेसिफिक चेंजमेंट हो जाने के कारण क्रिएट हो जाती हैं, वो कहलाती है हमारी कौन सी? सेक्स लिंक डिसीजेस। ठीक है, तो सेक्स लिंक डिसीजेस कौन कौन सी है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो जो सेक्स लिंक्ड और स्पेशली एक्स लिंक्ड, तो हमें कौन सी डिसीज पढ़नी है? सेक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड, इनहेरिटेंस वाली डिसीजेस आपको पढ़नी है। ठीक है, अब ये सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड डिसीजेस कौन सी हैं? तो ये डिसीजेस हैं आपकी दो। एक तो है कौन सी? कलर ब्लाइंडनेस, और दूसरी जो डिसीज है वो है हीमोफीलिया। ठीक है, इनके बारे में बिल्कुल दोनों की आपको डिटेल्ड स्टडी करनी है। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है कि ये कलर ब्लाइंडनेस कैसे हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़नी है। किसकी? कलर ब्लाइंडनेस की और हीमोफीलिया की। ये दोनों क्या है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दीज आर एक्स लिंक्ड एंड सेक्स लिंक्ड डिसीजेस। और इसके अलावा ये एक और, इन दोनों में जो कॉमन है, दे शो, इसे बिल्कुल याद रखना, दे शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, ये क्या शो करती है? ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करती हैं। अब ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है ये मदर से, ठीक है, मदर से नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है, नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग स्पेशली आपकी जो स्पेशली बेटे होंगे, जो सन होंगे, उनमें ये क्या होती हैं, जाती हैं। ठीक है, मीन्स अभी आपको जब इसके क्रॉस होंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। ये मेल से फीमेल में, मेल से फीमेल का मतलब ये नहीं है
कि अगर किसी फीमेल को तो उसके पार्टनर को हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है। मेल से फीमेल का मतलब है अगर किसी लेडी को है, ठीक है, अगर किसी लेडी को ये डिसीज है तो उसके बेटे को होगा, ठीक है। अगर किसी उसके बेटे को हुआ तो बेटे से किस में आएगा, बेटे की जो बच्चे होंगे ना तो उसमें उसकी लड़कियों को आएगा। बात समझ रहे हो ना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई दादा किसी दादी को है, किसी दादी को डिसीज है तो दादी से डिसीज वो किस में आएगी, दादी से डिसीज आएगी आपके फादर में, ठीक है। ठीक है, समझ गए ना। दादी क्या थी, फीमेल, और उनके मेल बच्चे में आई वो डिसीज, आपके फादर में आई। अब आपके फादर क्या है, मेल, तो वो डिसीज किस में आएगी, उनकी फीमेल डॉटर में आएगी, ठीक है, यानी कि उनकी किस में आएगी, डॉटर में आएगी। डॉटर से किस में जाएगी, डॉटर का जो बेटा होगा उसमें जाएगी। बात समझ गए ना इतनी। तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहलाता है कि एवरी नेक्स्ट जनरेशन में दूसरे जेंडर को ये जो डिसीजेस हैं वो ट्रांसफर होती हैं। तो एक्स लिंक, सेक्स लिंक जो इनहेरिटेंस है वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करता है। तो इतना आप लिख लीजिए फिर से रफ करके, और हीमोफीलिया के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, रफ कर दे से हम। हाँ भाई, तो सेक्स लिंक डिसीजेस में फर्स्ट डिसीज है आपकी हीमोफीलिया। कौन सी है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इंपॉर्टेंट है। हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया बेटा एक ऐसी डिसीज है जिसमें कि ब्लड का क्लॉट नहीं बनता। इवन अगर छोटी सी भी चोट लग जाती है, ठीक है, थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो पर्सन में ब्लड का क्लॉट नहीं बनता और लगातार ब्लड बॉडी से बाहर निकलता रहता है। तो इसमें क्या है, नो ब्लड क्लॉट फॉर्म even in even in minute even in minute कट, ठीक है, एक छोटा सा कट लग जाएगा तब भी इसमें ब्लड के क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। और ये कैसी है, ये भाई सेक्स लिंक डिसीजेस थी, यानी कि ये एक जेनेटिक डिसीज है, जेनेटिक डिसीज है। और जेनेटिक डिसीज का मतलब क्या होगा, इनबॉर्न होगी, मींस बचपन से पैदाइशी होगी, इनबॉर्न होगी, और ट्रांसफर होगी किसमें, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर इन टू नेक्स्ट जनरेशन। बात समझे इतनी। तो ये क्या है आपका, इसमें एक तो ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होता, इवन इन माइन्यूट कट, छोटा सा भी कट लग जाता है तो उससे लगातार ब्लड फ्लो होता जाएगा, लेकिन जो क्लॉट है उसका फॉर्मेशन कतई नहीं होगा। जेनेटिक डिसीज है, मींस जन्म से ही होगी, ऐसा नहीं कि बच्चा 50 साल का, बच्चा काय को रहेगा फिर वो, ठीक है, कोई पर्सन है वो 50 ईयर्स का हो गया उसके बाद उसे हीमोफीलिया होगी, तो ऐसा नहीं है। हीमोफीलिया जेनेटिक है, जेनेटिक का मतलब क्या है, जन्म से ही होगी, इनबॉर्न होगी, और साथ के साथ ट्रांसफर होगी उसकी नेक्स्ट जनरेशन में, उसके जो बच्चे होंगे उनमें भी ये वाली डिसीज है वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो सबसे पहले जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया का जो फर्स्ट एविडेंस है, देखिएगा, फर्स्ट एविडेंस है, फर्स्ट एविडेंस वैसे इसका मानना तो है कि ये जो ब्रिटेन की महारानी थी उनसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, ब्रिटेन की महारानी से स्टार्ट हुआ एक, इसीलिए इसे रॉयल डिसीज भी कहते हैं, ठीक है, इसे इसका दूसरा नाम रॉयल डिसीज भी है, रॉयल डिसीज, ठीक है, एक शाही बीमारी है, क्योंकि ये भाई क्या था, ब्रिटेन की महारानी को हुआ तो महारानी से उनके बेटों को हुआ, बेटों के बाद उनके बेटों का हुआ, तो ये पूरे के पूरे परिवार में, शाही परिवार में फैल गया कौन सा, हीमोफीलिया। तो इसीलिए इसे एक रॉयल डिसीज भी कहते हैं, एक शाही बीमारी भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इसे कहाँ हुआ था, ये इंग्लैंड की जो महारानी थी, ब्रिटेन की जो महारानी थी उनको हुआ था। लेकिन इसके कुछ एविडेंसेस हैं जो कि होली बुक्स हैं, आपकी जैसे कि हमारी होली बुक्स होती है ना, कौन सी, रामायण है, गीता है, कुरान है, ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहिब है, वैसे ही एक आपकी ज्वेस होते हैं, ठीक है, एक स्पेशली आप कह सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक धर्म है, तो उसकी होली बुक में फर्स्ट एविडेंस सीन इन 12th century, 12th century in holy text of, holy text of
Jewish book। ठीक है, ये कोई आपकी स्पेसिफिक एक जाति है, उनकी जो एक होली बुक थी जिसका कि 12th सेंचुरी में लिखा गया था। कौन आया ये? हाँ भाई, जिसे कि कहाँ लिखा गया था? आपकी 12th सेंचुरी में लिखा गया था। तो उसमें सबसे पहले इसके बारे में जानकारी मिली थी। ठीक है, और उस बुक का नाम क्या था? तालमुड। तालमुड, ठीक है, ये बुक का नाम है। ठीक है, 12वीं सेंचुरी में एक बुक है, जैसे कि हमारी पुरानी पुरानी बुक है ना ये सब, गीता वगैरह, तो इसमें कोई बात स्पेशली बता दी जाए तो वैसे इसमें भी एक कोई स्पेशल बात बता दी थी, और जिसमें ये बताया गया था कि कोई पर्सन ऐसा था जिसके चोट लग गई थी और वो लगातार उसमें से ब्लड फ्लो होता रहा था, और ब्लड फ्लो होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और उसकी पूरी की पूरी फैमिली में ऐसी डिसीज थी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, यानी कि ये डिसीज कोई नई नहीं है, पुरानी है। लेकिन इसके बारे में एक हमारे डॉक्टर थे जिनका नाम था वोन ऑट्टो। तो वोन ऑट्टो ने सबसे पहले इसे कहाँ पर, जो रॉयल फैमिली है ब्रिटेन की, उसमें पता लगाया था। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई हीमोफीलिया के बारे में। ठीक है, अब हीमोफीलिया के बारे में अगर हम जो हैं जो एविडेंस स्पेशली आपके बोले हैं कौन से, प्रैक्टिकल या फिर प्रैक्टिकली लिख लीजिए क्योंकि इसके बाद इस पर काफी सारी बहस हुई थी। प्रैक्टिकल एविडेंसेस सीन इन 1803 बाय डॉक्टर जॉन एडवर्ड ऑटो इन रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो इसके जो सबसे पहले आपके एक प्रैक्टिकल एविडेंस मिले, जिससे कि देखा गया कि पूरी फैमिली को धीरे धीरे ये डिसीज होती गई। ठीक है, वो कब मिले? 1803 में डॉक्टर थे जॉन एडवर्ड ऑटो, उन्होंने सबसे पहले जो इंग्लैंड की रॉयल फैमिली है उसमें इस डिसीज का पता लगाया था। बात समझ गए? तो इस डिसीज का पता सबसे पहले अगर एविडेंस और अभी तक के बारे में पता करें तो ये तो होली टेक्स्ट में लिखा हुआ है तालमुड में, और वास्तव में जो प्रैक्टिकल एविडेंसेस हैं वो इंग्लैंड की रॉयल फैमिली में देखने को मिले थे। ठीक है, इसमें होता क्या है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, सम फैक्टर्स responsible for blood clotting। ठीक है, कुछ फैक्टर हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वही फैक्टर बनते नहीं है। ठीक है, और ये फैक्टर प्रेजेंट कौन से क्रोमोसोम पर होते हैं? वही सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि 23rd पेयर पर। इसलिए स्पेशली मैंने यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर नहीं लिखा है, क्योंकि ये कैसा है, एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। कहीं मैंने पहले बताया था ये कैसी है, एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, यानी कि इसकी जो भी परेशानियां हैं वो किस पर होंगी? 23rd पेयर पर होंगी। और 23rd पेयर का मतलब है, फीमेल की बात करें तो फीमेल में ये किसमें दो होते हैं, एक्स एक्स, यानी कि इन दोनों में से किसी एक पर। और अगर मेल की बात करें तो मेल में केवल क्या होता है, एक ही एक्स होता है, और इसी एक्स पर अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है, अगर इसी एक्स पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो मेल को क्या हो जाता है, डिसीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मेल के पास केवल एक्स, एक ही क्रोमोसोम होता है। तो अगर फीमेल के पास दो एक्स है, जानते हैं सभी फीमेल के पास दो एक्स होते हैं, अगर एक एक्स में कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे वाले से आप क्या कर सकते हैं, काम चला सकते हैं, क्योंकि ये एक रिसेसिव इनहेरिटेंस भी है। इसे भी लिख लो, ये क्या है, एक रिसेसिव इनहेरिटेंस भी शो करता है, इनहेरिटेंस भी क्या करता है, शो करता है। ये सारी चीजें आपको एक एक चीजें याद होनी चाहिए। रिसेसिव इनहेरिटेंस का मतलब है जब तक आपके कैसे वो होमोलोगस फॉर्म में ना आ जाए, याद है ना, रिसेसिव का मतलब ऐसे स्मॉल टी फॉर्म में ना आ जाए तब तक अपने आप को वो शो नहीं करते, रिप्रेजेंट नहीं करते। वही बात है कि यहाँ पर अगर x और x ऐसे हैं और यहाँ पर ये डिसीज्ड है, ठीक है, तो ये जो बेशक इसमें ये H का मतलब क्या है, यहाँ पर हीमोफीलिया की डिफेक्टेड जीन प्रेजेंट है। हीमोफीलिया की क्या है, डिफेक्टेड जीन प्रेजेंट है, तो बेशक इसमें प्रेजेंट है,
लेकिन यहाँ पर ये कैसा है, ये रिसेसिव है क्योंकि ये एक रिसेसिव इनहेरिटेंस है, और ये क्या है, डोमिनेंट। तो डोमिनेंट वाला अपना कैरेक्टरिस्टिक शो कर देगा, और डोमिनेंट वाला जब अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा तो क्या होगा कि ये जो लेडी है वो कैसी रहेगी, नॉर्मल रहेगी। समझ गए ना, नॉर्मल रहेगी। वो बात अलग है कि रिसेसिव होने के कारण ये नेक्स्ट जनरेशन में क्या कर देगी, अपने जो भी जीन में खराबी है वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर देगी। वो तो हो गई, क्योंकि क्या है, एक रिसेसिव ट्रेट है। तो ध्यान रखना, ये सेक्स लिंक्ड है, ये एक्स लिंक्ड है, ये रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, तीनों चीजें बिल्कुल याद होनी चाहिए कि हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड एंड रिसेसिव ट्रेट। एंड कौन सी ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट। और रिसेसिव ट्रेट होने के कारण अधिकतर फीमेल को ये नहीं होता। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने। एक मिनट, इसको अभी थोड़ा सा छोड़िएगा। रिसेसिव तो समझ में आ गया ना, कि जब फीमेल के पास अगर एक डिफेक्टेड है तो दूसरे से वो काम चला लेगी क्योंकि रिसेसिव है। लेकिन मेल के पास अगर ये कंडीशन है तो मेल को भाई एक ही एक्स है और वो भी कैसा है, डिफेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या है, वो हमेशा डिसीज्ड होगा। ठीक है, आ जाओ। सम फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग लाइक फैक्टर 8, फैक्टर 9, नाम याद रख लेना इनके कौन कौन से हैं, फैक्टर 11। ठीक है, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। और वो फैक्टर कौन कौन सी प्रोटीन कॉज करते हैं, फैक्टर का मतलब है प्रोटीन। कौन कौन सा है आपका, 8, फैक्टर 8, फैक्टर 9 और फैक्टर 11। यही फैक्टर 8, 9, 11 ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये प्रेजेंट नहीं होते तो ब्लड का क्लॉट नहीं बनता, और लगातार ब्लड अगर चोट लग जाती है तो ब्लड बॉडी से बाहर रिलीज होता जाता है। बात समझे आप इतनी, चलिए। नहीं नहीं बेटा, ये एडवर्ड सिंड्रोम वाले नहीं है, एडवर्ड सिंड्रोम वाले साइंटिस्ट दूसरे थे। ठीक है, जिसने भी पूछा कि एडवर्ड सिंड्रोम वाले, ना जी एडवर्ड सिंड्रोम वाले नहीं है, ये दूसरे साइंटिस्ट है। वो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर है। हाँ भाई, इतनी बात समझ गए। तो सम फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग लाइक फैक्टर 8, ये दीज आर नॉट not present in hemophilic person। ठीक है, यही हीमोफिलिक पर्सन में प्रेजेंट नहीं होते, बिकॉज यही आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, चलिए भाई, इतनी बात समझ गए आप, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारा समझाना है। हाँ भाई, साहिल, साहिल ऑडियो वीडियो दोनों ऑन कर बेटा, या फिर वीडियो ही ऑन कर ले। साहिल, वीडियो ऑन कर, हम तुम्हें देखना चाहते हैं आज, तुम कैसे लगते हो, बहुत दिन से देखा नहीं है तुम्हें। जो भी साहिल नाम के भैया हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। सुनाई दे रहा है? अगर वीडियो ऑन नहीं हो रहा है तो ऑडियो ऑन करके हमें बता दीजिए, मैडम मेरा नाम साहिल है, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ। करना है ऑन या मैं रिमूव कर दूं आपको? साहिल बेटा, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। साहिल बेटा, वीडियो ऑन करिए। नहीं करना है बेटा? ओके, बाय बाय। जान दो इन्हें, ऑन नहीं करेंगे वीडियो, ये ऑन नहीं करेंगे तो हम इन्हें पढ़ाएंगे नहीं। हाँ भाई, आइए, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, रफ कर दूं इसे? चलो, आते हैं इसी हीमोफीलिया से रिलेटेड। ये जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया में क्या होता है, जो इट अफेक्ट
मोर इन मेल्स। ठीक है, ये मेल्स में ज्यादा होती है, करीब 10,000 मेल में एक को हीमोफीलिया हो सकता है। ठीक है, इट अफेक्ट मोर इन मेल्स। ठीक है, कितने में? 10,000 में एक को हीमोफीलिया हो सकता है। वही फीमेल की बात करें तो फीमेल में आप कह सकते हैं 10 करोड़ फीमेल में, कितना? 10 करोड़ फीमेल में किसी एक फीमेल को हीमोफीलिया हो सकता है, हो सकता है, होगा ही नहीं, हो सकता है। तो इट अफेक्ट मोर इन मेल्स देन फीमेल। ठीक है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ये किसको अफेक्ट करती है? सबसे ज्यादा मेल को अफेक्ट करती है। फीमेल को जो बीमारी छू भी नहीं सकती, छूने का मतलब है बहुत कम होती, छू तो लेती है कभी कभी। क्यों करती है? बिकॉज मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, बड़ा चिल्लाते थे ना हमारे पास वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, अब उस वाई क्रोमोसोम का यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, बीमार हो गए, पड़ गए बीमार। केवल एक एक्स क्रोमोसोम हो जाने के कारण इन्हें बहुत जल्दी, या फिर कहें ये इनमें बहुत अधिकता होती है हीमोफीलिया की। ठीक है, और फीमेल में तो दो दो होते हैं एक्स, तो अगर एक डिफेक्टेड है तो वो दूसरे एक्स से अपना काम चला लेती है, क्योंकि ये एक रिसेसिव ट्रेट है। चलिए अब आते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि हीमोफीलिया वाला पर्सन है वो शॉर्ट लाइफ स्पैन का, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके अंदर अगर क्लॉटिंग फैक्टर इंजेक्ट करा दिए जाते हैं तो ब्लड क्लॉट भी हो जाता है। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर से विटामिन के वगैरह वगैरह, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, ये क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। जहां पर चोट लगा दी जाती है, अगर उन्हें टाइम टू टाइम इंजेक्ट करा दिया जाए, ठीक है, जहां पर ब्लड का क्लॉट नहीं जम रहा है, मान लीजिए यहाँ पर चोट लग गई है, तो वहां पर ये क्लॉटिंग फैक्टर अगर इंजेक्ट करा दिए जाते हैं तो पर्सन की क्लॉटिंग भी हो जाती है, ब्लड की क्लॉटिंग भी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई एविडेंस नहीं है कि इनकी लाइफ स्पेन शॉर्ट होती है। अब नेक्स्ट है, इसमें जो केसेस हैं वो क्या होता है? मेल मेल या तो आपको कैसा मिलेगा? मेल या तो नॉर्मल मिलेगा, जरा केस समझना है इसके। ठीक है, मेल या तो नॉर्मल मिलेगा, या फिर जो मेल होगा वो कैसा होगा? डिसीज्ड होगा। डिसीज का मतलब है उसे हीमोफीलिया होगा, मींस हीमोफिलिक होगा, हीमोफिलिक होगा। दूसरा है, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के केस देखो, यहाँ पर जो फीमेल है, फीमेल यहाँ पर नॉर्मल हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है। फीमेल यहाँ पर हीमोफिलिक भी हो सकती है, हीमोफिलिक। लेकिन आप जानते हैं फीमेल के हीमोफिलिक होने के चांसेस बहुत बहुत रेयर है। ठीक है, फीमेल में जो हीमोफिलिक होने के चांसेस हैं वो बहुत रेयर है। और जो नेक्स्ट है, वो आपकी जो फीमेल है, वो फीमेल कैसी हो सकती हैं? वो फीमेल हो सकती हैं कैसी? डिसीज्ड, और सॉरी डिसीज तो हो गई, वो कैसी हो सकती है? कैरियर। ठीक है, कैसी हो सकती है? कैरियर। इतनी बात समझे? तो फीमेल में तीन कंडीशन देखने को मिलेगी, नॉर्मल हो सकती है, हीमोफिलिक यानी कि डिसीज हो सकती है, और तीसरी वो कैसी हो सकती है? वो कैरियर हो सकती है। इतना बात समझे? चलो अब देखो, अगर नॉर्मल मेल है तो उसे एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, हीमोफिलिक है तो उसे एक्स एच वाई से करते हैं। ये जो एच है, एच इज रिप्रेजेंटेड हीमोफिलिक कंडीशन। नॉर्मल फीमेल है, इसे एक्स एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हीमोफिलिक है तो हीमोफिलिक कब होगा? जब दोनों एक्स पर क्या प्रेजेंट होगी? एच प्रेजेंट होगी। दोनों एक्स पर एच का मतलब क्या है? ये होमोजाइगस कंडीशन में होगी, तभी अपने आप को हीमोफिलिक शो करेगी। और कैरियर का मतलब क्या है? एक्स एच एक्स। इसका मतलब है, कैरियर का मतलब है जो कैरियर होती हैं वो प्रेजेंट जनरेशन में, मींस दे आर नॉर्मल। जो कैरियर होती हैं, फीमेल ही हमेशा कैरियर होती हैं, इसलिए मैं होती हैं बोल रही हूँ। दे आर ऑलवेज ऑलवेज नॉर्मल। वो हमेशा खुद तो कैसी रहती हैं? नॉर्मल रहती हैं, बट हैव कैपेसिटी हैव कैपेसिटी टू ट्रांसफर टू ट्रांसफर कैपेसिटी टू ट्रांसफर abnormal gene to their next generation, ठीक है,
खुद तो नॉर्मल है, लेकिन अपनी नई जनरेशन में ये क्या कर सकती हैं, डिसीज को कॉज कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं, डिसीज को कॉज कर सकती हैं। और स्पेशली नेक्स्ट जनरेशन में किसको करेंगी, अपने बेटे को करेंगी, मीन्स किसको करेंगी, सन को करेंगी। डॉटर को नहीं करेंगी ये कुछ, लेकिन ये किसे करेंगी, सन को क्या कर देंगी, इफेक्टेड कर देंगी। इतना बात समझ लीजिए आप। समझ गए आप इतनी बात? हाँ भाई, चलो भाई, हुआ, स्क्रीनशॉट लो। प्रीति कहाँ है आज? प्रीति घूमने गई? प्रीति चलो भाई, रफ कर दूं। अब देखिए इसमें केसेस कैसे बनते हैं कि कौन कैरियर होगा, कौन क्या होगा, कौन क्या होगा। तो अगर क्रॉस कराया जाता है किसका, नॉर्मल, नॉर्मल फीमेल का, ठीक है, पहला केस बता रही हूँ, इसमें केसेस ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, केसेस ही क्या है इसके इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल फीमेल का क्रॉस कराया जाता है किसके साथ, जो डिसीज्ड, डिसीज्ड मेल है, ठीक है, डिसीज्ड मेल के साथ क्रॉस कराया जाता है। तो ऑफस्प्रिंग कैसे होगी, बात समझ रहे हो? देखिए नॉर्मल फीमेल का मतलब है एक्स एक्स, और डिसीज्ड मेल का मतलब है एक्स एच वाई, यही है। अब इन दोनों का यहाँ पर चौड़े में, ठीक है, हम बनाते हैं पुनेट स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फीमेल का, फीमेल कैसी है, एक्स और एक्स, और यहाँ लिख लेते हैं मेल का, मेल कैसा है, एक्स एच वाई, यही है कंडीशन, आप सभी देख रहे हैं। तो देखो इसका इसके साथ क्रॉस कराया तो एक्स एच एक्स हुआ, अब इसका इसके साथ एक्स एच एक्स हुआ, अब इसका इसके साथ क्रॉस कराया तो एक्स वाई, इसका एक्स के साथ क्रॉस कराया तो क्या हुआ आपका, एक्स वाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर किसको था, मेल को था ना, तो ये मेल किस में अब डिसीज कॉज करेगा, अपनी डॉटर में, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में करेगा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में अपने अपोजिट सेक्स को करेगा। मींस ये मेल था तो ये किस में करेगा, फीमेल में, और फीमेल कौन हुई इस मेल की, डॉटर्स हुई। तो ध्यान रखना ये हमेशा जो भी अपना जीन है, मींस एबनॉर्मल जीन है, एबनॉर्मल जीन है, ये एबनॉर्मल जीन ट्रांसफर करेगा, किसे करेगा, अपनी डॉटर्स में, ठीक है, अपनी डॉटर्स में। देखते हैं क्या सही है, ये बिल्कुल सही है। देखो ये एक्स एच एक्स एच एक्स एच एक्स, तो ये क्या बनी, ये दोनों बनी फीमेल, बनी ना दोनों फीमेल। और दोनों फीमेल कैसी हैं, आपको पता है जब एक्स एच एक्स होता है तो ये डिसीज कॉज नहीं करेंगे, ये डिसीज कॉज नहीं करेंगी, ये कैसी होंगी, कैरियर होंगी, ठीक है, फीमेल, और वो भी कैसी फीमेल, कैरियर, बिगड़ी हुई फीमेल। अपने आप को तो बहुत अच्छा शो कर रही है, लेकिन जो भी इनकी परेशानी है वो अपने बच्चों में भेजेंगी। और यहाँ पर जो बेटे होंगे, ठीक है, जो सन होंगे, जो ये डॉटर लिख सकते हैं फीमेल की जगह, वो कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे, नॉर्मल, ठीक है। तो अगर मम्मी नॉर्मल है और पापा को डिसीज है, तो जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में किसी को भी डिसीज शो नहीं होगी, किसी को भी डिसीज शो नहीं होगी, क्योंकि भाई कैरियर है, तो कैरियर फिनोटिपिकली कैसी होंगी, फिनोटिपिकली, फिनोटिपिकली कैसी होंगी, नॉर्मल होंगी, ठीक है, मींस इन्हें भी हीमोफीलिया नहीं होगी। और भैया ये लड़के हैं, ये तो नॉर्मल होंगे ही, बात समझे। चलो अब नेक्स्ट सेकंड केस पर आते हैं। सेकंड केस है अगर फीमेल क्या हो, कैरियर हो, फीमेल कैरियर हो, फीमेल कैरियर है, और जो मेल है, मेल कैसा है, नॉर्मल है। अब देखो क्या होगा भाई, यहाँ पर फीमेल कैरियर है तो ये डिसीज किसे देगी, नेक्स्ट अपने बच्चों को देगी, बच्चों में किसको देगी, सन को देगी। अब फीमेल कैरियर का मतलब क्या हुआ, ये भी आप जानते हैं, एक्स एच एक्स,
ये कैरियर फीमेल हो गई। और नॉर्मल मेल का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई हुआ। तो देखो इसका अगर यहाँ पर हम पुनेट स्क्वायर में क्रॉस बनाए तो यहाँ पर लिखते हैं फीमेल का, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं फीमेल का, और यहाँ पर किसका लिखते हैं, मेल का। तो फीमेल क्या है, ये एक्स एच एक्स, और मेल है एक्स वाई। क्रॉस करिए एक्स एच एक्स, और इसका करें तो एक्स एक्स, यहां करें तो एक्स एच वाई, और यहां करें तो क्या होगा आपका एक्स वाई। ठीक है, तो कौन इफेक्टेड हुए, देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ। यहाँ पर ये जो फीमेल है, ये जो फीमेल है वो कैसी है आपकी, नॉर्मल है। फीमेल कैसी है, नॉर्मल। ये वाली फीमेल है, ठीक है, ये जो फीमेल है, ये फीमेल कैसी है आपकी, कैरियर। मीन्स वैसे तो नॉर्मल है, फिनोटिपिकली नॉर्मल है। और ये लड़का कैसा है, क्योंकि लड़के को ही डिसीज करना था, ये जो लड़का है वो कैसा है, हीमोफिलिक, मीन्स डिसीज। हीमोफिलिक ही लिख दूं, हीमोफिलिक, ठीक है, ये हीमोफिलिक है। और ये जो बालक है, सन है, ठीक है, ये कैसा है, नॉर्मल है। तो इस तरीके से आपको आ सकता है क्वेश्चन बन के कि अगर मदर कैरियर है और फादर नॉर्मल है तो बच्चे कैसे होंगे, ठीक है। या फिर उनमें से क्या कोई सन डिसीज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एक सन डिसीज हो सकता है। पूछा जा सकता है क्या उनमें से कोई सन नॉर्मल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सन क्या हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। बात समझे इतनी, चलिए भाई नोट कर लिया, नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो, रफ कर दूं, रफ कर दूं। हाँ भाई, अब आते हैं नेक्स्ट केस पर, किसके, हीमोफीलिया के। तो हीमोफीलिया का जो नेक्स्ट केस है देखिएगा, नेक्स्ट केस है हीमोफीलिया का। इसमें फीमेल, फीमेल कैसी है, कैरियर है, और जो मेल है, मेल कैसा है, डिसीज्ड है। तो अब देखो कहानी, फीमेल कैरियर का मतलब एक्स एच एक्स, मेल डिसीज का मतलब एक्स एच वाई। ठीक है, अब पुनेट स्क्वायर बना के इनका फटाफट से हम यहाँ पर कराते हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज, मीन्स शादी। और यहाँ पर ये रहा इनका क्रॉस। तो फीमेल क्या है, एक्स एच एक्स, और यहाँ पर क्या है, एक्स एच वाई। देखो अब एक्स एच एक्स एच, इसका इसके साथ एक्स एच एक्स, इसका इसके साथ एक्स एच वाई, और यहाँ पर एक्स वाई। तो यहाँ पर देखो जो प्रोजेनी बनी वो प्रोजेनी कैसी है, ये तो फीमेल है, कौन है ये, फीमेल है। और ये फीमेल कैसी है आपकी, कैरियर है, ठीक है, कैरियर है क्योंकि एक एच है। और ये वाली फीमेल देखो इस कंडीशन में बनेगी, ये वाली जो फीमेल बनी ये कैसी बनी, डिसीज्ड बनी, क्योंकि आ गया ना होमोजाइगस कंडीशन में कौन, एच। ये है सन, ठीक है, ये है सन, और सन कैसा बना, डिसीज्ड बना, ठीक है। और ये है सन जो कि लक बाय चांस कैसा बना, नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो आप ये कंडीशन देख सकते हैं कि कोई फीमेल, फीमेल हीमोफिलिक कब होगी, हीमोफिलिक फीमेल तभी हो सकती है जबकि जो फादर है, फादर को डिसीज हो और मदर कैरियर हो। अब ऐसी तो भाई बहुत कम चांसेस देखने को मिलते हैं कि दोनों में जो एबनॉर्मल जीन है वो मदर और फादर दोनों में प्रेजेंट हो, ठीक है, बहुत कम चांसेस ऐसे मिलते हैं। बहुत कम चांसेस ही ऐसे मिलने के कारण ये जो डिसीज है वो पूरी तरीके से फीमेल में देखने को कम मिलती है, ठीक है। तो इस केस को भी आप नोट कर सकते हैं। हो गया, एक केस और लिख सकते हैं आप जिसमें फीमेल क्या होगी, इसका आप अपने आप बनाएंगे, इसका आप, ये आपका होमवर्क है। फीमेल क्या होगी, डिसीज्ड, फीमेल होगी डिसीज, और जो मेल है, मेल कैसा होगा, नॉर्मल, ठीक है, मेल होगा नॉर्मल। तो फीमेल डिसीज का मतलब है एक्स एच, और मेल नॉर्मल का मतलब है एक्स वाई, ठीक है। इसका क्रॉस आप अपने आप बनाएंगे,
ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। हो गया? अब बताइए, आपको कुछ पूछना है? आपको कुछ पूछना है? क्योंकि बहुत दिन से मैंने भी आपसे कुछ नहीं पूछा, आपने भी मुझसे कुछ नहीं पूछा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बता दीजिए, ठीक है, वरना आगे बढ़े, आगे जो भी कराना है वो करें। आपको कुछ पूछना है? मैम आप ऑफलाइन बैच कब से स्टार्ट करोगे? हम ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे, हम ऑफलाइन बायोलॉजी का स्पेशली अभी नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर भगवान की मर्जी, मैंने तो यही सोचा है मैं बायोलॉजी ऑनलाइन ही पढ़ाऊंगी। चलो, कुछ नहीं पूछना? एवरीथिंग इज ओके? चलो, वेरी गुड, एवरीथिंग इज ओके। और कुछ पूछना है किसी को? भाई बताओ, हम आज तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। अरे रे रे, आ, ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक है बेटा, ऐसा है ना, आराम से रात में तुम लोग पढ़ लेते हो चैन से, वहीं पे लुढ़क लेते हो, वहीं पे पढ़ लेते हो, जब मुझे लगेगा कि तुम्हें बुलाना चाहिए तब बुला लूंगी, वरना हम तो सही है ऐसे ही। और कुछ? अरे क्या करोगे ऑफलाइन पढ़ के, है ना, बहुत बीमारियां फैल रही हैं यार। घर में रहो, मौज से पढ़ो, लेट के पढ़ो, बिस्तर पे पढ़ो। क्या यार सीट पर बैठ के पढ़ोगे? हैं, मन नहीं लगेगा अब तुम्हारा, तुम बिगड़ चुके हो, तुम्हारी आदतें बिगड़ चुकी हैं, लेट के पढ़ने की आदतें आ गई। हम नहीं चाहते तुम्हें सुधारना। हाँ भाई, और कुछ? रो मत। और भाई थक जाओगे तुम ऑफलाइन पढ़ पढ़ के, है ना, तो कुछ ऑफलाइन पढ़ो, कुछ ऑनलाइन पढ़ो। मुझे अच्छा लग रहा है ऑनलाइन पढ़ाना, मजे आ रहा है। अरे भाई बीमार बीमार मत पढ़ो आप लोग, है ना, किसी ने लिखा हम बीमार पढ़ रहे हैं, आप लोगों को बीमार पढ़ने की जरूरत नहीं है। खुश रहो, मस्त रहो, लेट के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, सो के पढ़ो, यार मर्जी है, टेंशन मत लो, है ना। चलिए बेटा, और आइए कल मिल जाइए, फीस वगैरह दे जाइए, है ना। तो आओगे ना कल मिलने? क्या कह रहे हो? जल्दी बोलो भैया, टाइम बहुत हो गया है ना, तो उसे भी मेरे पास पहुंचा दें, फीस वगैरह। और मिलते हैं, चलो बेटा कल फिर, है ना। अपना हीमोफीलिया कंप्लीट हो गया, कलर ब्लाइंडनेस जो नेक्स्ट चीज है उसके साथ नोट्स कंप्लीट करते रहिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय।